एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का पेपर। जी हाँ, हिंदी विषय का पेपर जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह पेपर जो होगा आपकी जो परीक्षा होगी 2022 में, उसमें जो प्रश्न पत्र आपके लिए निर्धारित है उसका पूर्णांक क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। कितने अंकों का पूर्णांक होगा? 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और समय क्या दिया रहेगा? समय यहां पर आप देख सकते हैं दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। और यहां पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा। पहला नोट्स है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा नोट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट चीज है कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं। और जो ये 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये आपको OMR शीट पर फिल करने हैं। जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये आपको कहां पर फिल करने हैं? OMR पर फिल करने हैं। और आपको क्या करना है, जो 50 अंक के और भी प्रश्न हैं, जो 50 अंक के यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो इनका जो है आपको क्या करना है, यानी इन प्रश्नों को आपको वर्णनात्मक यानी आपको इनको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिन्हें आपको OMR शीट पर फिल करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के अंतर्गत, इनका मैं आपको उत्तर बता दूंगा। और साथ ही यह भी बताऊंगा आपको कि कौन से प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में। तो यहां पर आप देख सकते हैं खंड आ का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। पहला विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। दूसरा प्रश्न है गोदान किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है कहानी विधा, दूसरा है उपन्यास विधा और तीसरा है निबंध और चौथा कौन सा है? नाटक। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा कि गोदान किस विधा की रचना है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसका उपन्यास है, यानी गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? पहला विकल्प यहां पर दिया गया है कुल 5 पात्र हैं, दूसरा विकल्प है कुल 4 पात्र हैं, तीसरा विकल्प है कुल 12 पात्र हैं और चौथा विकल्प है कुल 10 पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सही उत्तर हो जाएगा कुल 4 पात्र हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है चौथे नंबर का, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला विकल्प दिया गया है राधा कृष्णदास, दूसरा विकल्प है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
तीसरा विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन सा सही हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा सही विकल्प। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 5वें नंबर का, आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प दिया गया है मध्यकाल, दूसरा विकल्प है श्रृंगार काल, तीसरा है वीर गाथा काल और चौथा है युद्ध काल। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यानी इनमें से किस नाम से आदिकाल को जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में वीरों की गाथाओं का वर्णन है, यानी वीरों की कथाओं का वर्णन है। और वीरों की जो कथाओं का वर्णन है बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है कवियों के द्वारा, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पहला विकल्प दिया गया है यहां पर नरपतिनाल, दूसरा विकल्प है चंद बरदाई, तीसरा विकल्प है दलपत विजय और चौथा विकल्प है विद्यापति। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है। और पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस युग की या किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और रचयिता कौन है? चंद बरदाई जी हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, 7वें नंबर का प्रश्न है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? पहला विकल्प है सूफी काव्यधारा, दूसरा विकल्प है कृष्णाश्रयी शाखा, तीसरा विकल्प है ज्ञानाश्रयी शाखा और चौथा विकल्प है प्रेमाश्रयी शाखा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है कृष्णाश्रयी शाखा। सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है, क्योंकि जो सूफी काव्यधारा है और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है या ज्ञानाश्रयी शाखा है तथा प्रेमाश्रयी जो शाखा है, ये सभी शाखाएं निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न और पहला विकल्प दिया गया है, कंफ्यूजन के तौर पर यहां पर विकल्प भी दिए गए हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। दूसरा है कबीर दास, तीसरा है सुंदर दास और चौथा है मलूक दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है। किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है। कबीर दास सही हो जाएगा, शेष तीनों विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न है, देख रूप लोचन ललचानी हर से जनु निज निधि पहचाने और में कौन सा रस है? 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है कि प्रश्न कुछ इस तरीके से है, लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। 1 नंबर का प्रश्न है और यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है वीर रस, तीसरा है शांत रस, चौथा विकल्प है करुण रस। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इन विकल्पों में से? देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में कौन सा रस है? राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस।
कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। और यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 11 मात्राएं, दूसरा विकल्प है 16 मात्राएं, तीसरा विकल्प है 20 मात्राएं और चौथा विकल्प है 13 मात्राएं। तो जो बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तो यह किस छंद में लिखा है? तो यह जो लिखा है चौपाई छंद में लिखा है, जिसमें कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा उत्तर सही है, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 16 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 11 नंबर का और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में अलंकार है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है उपमा अलंकार, दूसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार, तीसरा विकल्प है श्लेष अलंकार और चौथा विकल्प है रूपक अलंकार। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो तरनी तनुजा तत तमाल तरवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए यहां पर लिखा हुआ है और इसमें जो है तावर्ण आप देख सकते हैं, तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तावर्ण की आवृत्ति यहां पर कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 और 5 बार हुई है। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति का समास विग्रह है। 12 नंबर का प्रश्न है, यथाशक्ति का समास विग्रह है। पहला विकल्प दिया गया है शक्ति अनुसार, दूसरा विकल्प दिया गया है यथ धन शक्ति और तीसरा है यथाशक्ति और चौथा है यथ धन अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, शक्ति प्लस अनुसार। प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत पूछा गया है माता पिता। यहां पर आप देख सकते हैं दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है समता सूचक, दूसरा है योजक, तीसरा है संक्षेप चिन्ह और चौथा विकल्प है अल्प विराम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि माता और पिता के बीच जो यहां पर चिन्ह आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। दिन रात के बीच में जो चिन्ह लिखा हुआ है यानी लगा हुआ है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। पहला विकल्प है कलश, दूसरा विकल्प है अश्रु, तीसरा है हड्डी और चौथा है अग्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अस्थि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो यहां पर पूछा गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 15 नंबर का प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अज्ञान का विलोम है। अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है यहां पर प्रखर, दूसरा विकल्प है ज्ञान,
तीसरा विकल्प है ज्ञानी और चौथा विकल्प है तेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आपको विकल्पों में से चुनकर उत्तर को गोला करना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी 2022 बोर्ड परीक्षा, वह परीक्षा होगी आपकी 20 प्रश्नों की, यानी जो प्रश्न मैं करा रहा हूं यह परीक्षा OMR सीट पर होगी। दूसरा है पर्यायवाची, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पर्यायवाची। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि महाशय का 17 नंबर का प्रश्न है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि महाशय का संधि विच्छेद बताइए। पहला विकल्प है महान प्लस आशय, दूसरा है महा प्लस आशय, तीसरा है महा प्लस शय, चौथा है महा प्लस आलय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस आशय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महा प्लस आशय हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि रामय रूप है राम का, विभक्ति द्विवचन, दूसरा विकल्प है तृतीया विभक्ति बहुवचन, तीसरा विभक्त है तृतीया विभक्ति एकवचन और चौथा विकल्प है तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा कि रामय रूप है राम का, कौन सा रूप है? उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन। छंत रूप है गम धातु का, क्या है? पहला विकल्प है यहां पर लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, दूसरा है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा है लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन और चौथा है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गच्छन्त रूप है गम धातु का। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 20 नंबर का प्रश्न, क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? करोत, दूसरा है कुरियातम और तीसरा विकल्प है कुरूत और चौथा है अकरोत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरियातम। क्या हो जाएगा? कुरियातम हो जाएगा। और यहां से जो आप देख रहे हैं खंडबा, यहां से जो आप देख रहे हैं खंडबा जो लिखा हुआ है, और ये प्रश्न जो भी होंगे 21 नंबर के प्रश्न से जो प्रश्न पत्र आपका स्टार्ट होगा, इन सभी प्रश्नों को आपको वर्णनात्मक रूप से लिखना है। अर्थात आपको क्या करना है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। और जो मैंने यहाँ पर प्रश्न करवाए हैं आपको कि जो प्रश्न एक संख्या यानी प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर आपको मैं बता दूं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिन्हें आपको OMR सीट पर फिल करना है। इनका उत्तर आपको लिखना नहीं है। तो आपको अब ध्यान देना है कि आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले 20 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और इन प्रश्नों को आपको OMR शीट में फिल करना है। बाकी शेष जो प्रश्न होंगे ये वर्णनात्मक होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 22 और प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 23 तथा प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 24, प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न संख्या 26, 27,
28 और 29 तथा प्रश्न संख्या 30। ये सभी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लिखना है और प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।